जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं रवि पचौरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एग्जाम प्रेप विद रवि पर। आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मजे से होंगे और 2025 के अपने गवर्नमेंट जॉब के टारगेट को पूरा करने में लगे हुए होंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा दृढ़ निश्चय है ये मुझे कि आप बहुत बहुत कोशिशों में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, आजकल मैं आपके साथ बना हुआ हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की सीरीज के लिए, जहां पर सबसे पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन यानी कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं उसकी मैंने वीडियो आप तक पहुंचाई। दूसरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई कि एग्जाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस क्या है, और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ्स की स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैथ्स को लेकर हम चलने वाले हैं आगे बेहतरीन क्लासेस के साथ। और मैथ्स की स्ट्रेटेजी को हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे करेंगे हम मैथ्स में बेस्ट स्कोर, और कौन सी ऐसी गलतियां होंगी जो हमें एग्जाम के बीच में नहीं करनी है। तो आज हम इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो आएगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनोगे तो आपके एग्जाम में काफी फायदेमंद साबित होगा। आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस बार 2025 में दिल्ली में, भारत की राजधानी में, खाकी वर्दी पहनकर सेवा जरूर कर रहे होंगे। ये मेरी तहे दिल से आपसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो मैथ्स को लेकर के हमें कैसे भूमिका बनानी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। मैथ्स का एक छोटा सा वेटेज है, कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी समझते हैं। ठीक है भाई, तो हम दो चीजों पर ध्यान देंगे कि कैसे करेंगे मैथ्स में बेस्ट स्कोर और कौन सी गलतियां हैं जो हमें एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है भाई, चलिए तो एक छोटा सा पहले ओवरव्यू लेते हैं बेटा, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें कहना चाह रही हैं एग्जाम पैटर्न में। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जो मैथ्स की स्ट्रेटेजी पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैथ्स की स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं प्यारे साथी, वो कितने रहने वाले हैं? 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं मैथ्स के, है ना। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसमें भी मैंने आपको बताया कि मैथ्स के क्वेश्चन 15 रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो टोटल मार्क्स जो मैथ्स से मिलने वाले हैं वो 15 नंबर हैं। ठीक है भाई, कोई ये नहीं कहेगा कि किसी काम के नहीं है। एक एक नंबर आपको बहुत आगे ले जाता है, लाखों बच्चों से आगे ले जाएगा। तो ये 15 नंबर तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए प्यारे साथी? 15। और हमारा जो टारगेटेड स्कोर रहेगा, हमारा जो स्कोर रहेगा कि हमें इसमें से कितना टारगेट करना है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 14 टू 15 नंबर टारगेट करके चलने हैं, क्योंकि जीएस का एक बहुत बड़ा वेटेज है प्यारे साथी। और आपको पता है कि जीएस को हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, उसमें हम बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज तक स्कोर नहीं कर पाते हैं। एग्जामिनर के दिमाग की यार कुछ नहीं पता है कि वो क्या पूछेगा। आपको पता है दिल्ली पुलिस को भी एसएससी करा रही है, और एसएससी ने अपनी पहचान सीजीएल 2024 में करा दी है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई साहब? जीएस पढ़ने के लिए अब हमें गाने सुनने पड़ेंगे। लंदन ठुमकदा, भाई इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 28 गाने रिकॉर्ड करके किसने आपका मतलब रिकॉर्ड बनाया था एक दिन में। मतलब अब जीएस को पास करने के लिए बच्चा ये दिमाग कहां से लाएगा कि मुझे अब गाने सुनने पड़ेंगे, है ना। एक क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, बादशाह बहुत फेमस सिंगर हैं, उनका बादशाह का गाना पूछ रहा है भाई साहब। रैपर डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, भाई ये पूछा जा रहा है एसएससी में। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जीएस वाले पार्ट को आप बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन हां हम मेहनत करेंगे, क्लास पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप कोशिश करोगे ना तो पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक पॉसिबिलिटी दे दी है कि 15 नहीं तो 14 तो आएंगे यार। 14 तो ला सकते हो मेरे भाई। इतना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इतना तो मैं आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जैसे हम क्लास शुरू करेंगे ना, मैं इतना तो आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगा कि आप 14 से 15 मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो टारगेटेड मार्क्स रहेंगे वो हम ये स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं कि हमें 14 से 15 नंबर लेके आने हैं टोटल 15 मार्क्स में से। ठीक है, चलिए इसके लिए राइट अप्रोच क्या रहने वाली है, हम किस अप्रोच पे काम करने वाले हैं इसको भी देख लेते हैं। हम इस अप्रोच पे काम करेंगे कि अटेम्प्ट करेंगे ऑल क्वेश्चंस, मतलब कम से कम हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कहीं हमें ऐसा नहीं गलती करनी है
कि पूरा पेपर ही अटेम्प्ट ना कर पाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत गलती करते हैं और 15 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए, पीछे के 5 क्वेश्चन छोड़ ही दिए, जबकि वो इतने आसान थे कि देख के आंसर कर सकते थे, लेकिन टाइम को इस तरीके से मैनेज नहीं किया और क्वेश्चन छूट गए। तो हमारी जो राइट अप्रोच रहने वाली है वो है कि कम से कम हमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस करना है, ऑल क्वेश्चंस। और आपको पता है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो भाई साहब गलत भी अटेम्प्ट नहीं करना है, यानी पूरी अपने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ और कंसंट्रेशन लगा करके हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आपका कोई भी सिलेबस का पार्ट नहीं छूटेगा, आप पढ़ेंगे भी और क्लासेस भी होंगी। और आप ध्यान रखिएगा कि मैं इतना आपको करा दूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे और आप सारे के सारे सवालों को करने में सक्षम जरूर रहें। ठीक है भाई, तो इसी अप्रोच और इसी टारगेटेड मार्क्स की हम थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरीके से हम इन चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें कि इन चीजों पे किस तरीके से काम किया जाएगा, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपके लिए जो राय रहेगी, ठीक है, कैसे स्ट्रेटेजी करें बेस्ट स्कोर की, तो मेरा जो फर्स्ट आपका अप्रोच रहेगा वो रहेगा कि मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको जाना ही जाना है। कोई भी क्वेश्चन बीच में आता है और आपको लगता है कि ये मेरे को करने में टफ लग रहा है, उसको तुरंत छोड़ दीजिए, तुरंत जंप करिए, पहले 15 क्वेश्चन नंबर तक पहुंचिए और बाद में जब समय बचेगा तो जो पीछे आपको टफ लग रहा था, जो आप छोड़ के आ रहे हो, जो आप जंप करके आ रहे हो, उस पर आपको टाइम देना है ना। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका फंस गया, आप उसी में लगे हुए हैं यार, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट एक ही क्वेश्चन में लगा रहे हैं और लास्ट में टाइम फिनिश हो गया और आप 10वें क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए। लेकिन 10 से 15 के बीच में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर आपको देख के ही आ रहा था, लेकिन जो पहले क्वेश्चन में आप फंसे थे, हर्डल्स जो एग्जामिनर ने डाला था उसमें आप फंस गए और उन क्वेश्चंस को तो आप देख ही नहीं पाए जिनको बिना कैलकुलेट किए ही आप आंसर जानते थे। तो हमारी सबसे पहली जो अप्रोच रहने वाली है वो तुरंत की तुरंत क्वेश्चन देखते जाना है। जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, परेशान कर रहा है, हर्डल कर रहा है, उसे तुरंत जंप करिए, लास्ट तक पहुंचिए और फिर जब समय बचता है तो जो पीछे क्वेश्चन छूट गए हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है प्यारे साथी। ठीक है, तो हम हमारी पहली स्ट्रेटेजी पॉइंट क्या काम करेगा कि 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंचे जरूर, हमारा कोई छूट ना जाए। ठीक है, चलिए दूसरी अप्रोच हम ये काम करेंगे कि जब भी अब एग्जाम देने जाएंगे ना, जब भी हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें अपने मैथ्स के वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता होना जरूरी है। हमें अपने मैथ्स के वीक पॉइंट यानी कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा परेशान करता है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका पता होना जरूरी है, यानी कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको तो मैं देखते ही कर देता हूं, इसका सवाल तो मेरा कभी गलत होता ही नहीं है, इसका सवाल तो मैं उड़ा देता हूं। यानी हमें अपने अंदर की पहचान करनी पड़ेगी यार, हमें अपने अंदर की पहचान करनी पड़ेगी कि मैथ्स में मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसे एक क्रिकेटर जाता है ना पिच पर, जब बल्लेबाजी करने जाता है तो वो अपने अंदर इस सोच के जाता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बॉल आएगी तो सिक्सर जाना ही जाना है, और वीक पॉइंट पे बॉल आएगी तो हो सकता है कि मैं उसे लेफ्ट आउट भी कर दूं, है ना, छोड़ते हैं ना, बॉल को छोड़ देते हैं, विकेट कीपर के पास जाने देते हैं। बस यही हमें करना है एग्जाम में, हमें यही करना है एग्जैक्टली। हम इसी चीज पे ध्यान देंगे कि व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, है ना, एंड व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट का क्वेश्चन मिले देखते ही उड़ा दो, बाउंड्री लाइन से बाहर, सिक्सर की तरफ, सिक्सर नहीं तो फोर तो मिलेगा यार, बाउंड्री लाइन के बाहर कर दीजिए। लेकिन अगर वीक पॉइंट पे आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको थोड़ा सा जंप आउट करिए, हर्डल करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और एंड में, पेपर के एंड में जब आपका समय बचता है फिर आप कहेंगे कि लाओ वीक पॉइंट्स के जो क्वेश्चन थे उनको भी लाइए, है ना। तो वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहचानने की कोशिश करेंगे मैथ्स के अंदर। जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो उसे 1 महीने पहले हमें हमारे वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, जिससे कि हम उन पर लास्ट के महीने में टेस्ट सीरीज के दौरान काम कर सकें, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और हम खुल करके अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें प्यारे साथी। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आएगा कि जब मैथ्स का आप प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे होंगे, यानी अगर आपका एग्जाम जो नवंबर दिसंबर में है
आपका एग्जाम जो नवंबर दिसंबर में है, तो लगभग इससे एक महीने पहले यानी सितंबर और अक्टूबर में हम अपने सेट लगाना शुरू कर देंगे, हम आपके प्रैक्टिस सेट्स लगाना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट्स को हमें टाइम लगा के लगाना है। प्रैक्टिस सेट यानी कि जो भी हमारे मैथ्स के 15 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए एक टाइम फिक्स कर देना है और उसके लिए हमें काम करना है। इसमें प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सारे कवर करेंगे, जो एसएससी ने आपके दिल्ली पुलिस में पूछे हैं, एसएससी जीडी में पूछे हैं, या फिर एसएससी सीएचएसएल लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उन सारे के सारों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कवर करेंगे। तो ये 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आपने इन 2 से 3 पॉइंट पर अच्छे से काम कर लिया तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं यार, मैं पूरी धैर्य और साहस के साथ कह सकता हूं, मेरा आत्मविश्वास इस बात को कहता है कि बच्चे आपके 14 और 15 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपना आत्मविश्वास रखना है, अपने वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहचानने हैं, आपको प्रैक्टिस सीट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करना है, वो भी टाइम लगा करके स्टॉप वॉच लगाने के साथ, और आपको पूरे क्वेश्चन तक पहुंचना है। ऐसा ना हो कि लास्ट में आप कोई क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से छोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से छोड़ रहे हैं। अगर आपने इतने सारे पॉइंट्स पे काम कर लिया, आई श्योर यू, मैं आपको श्योर कर रहा हूं, आपके 14-15 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता यार। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके अंदर इन दो चीजों की पहचान हो, वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। भाई विराट कोहली किंग कोहली क्यों है? विराट कोहली किंग कोहली क्यों है? वो इसीलिए है, उसने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट्स पे काम किया। उसने देखा कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बॉल है, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। उसने देखा मेरे वीक पॉइंट पे बॉल है, वो विकेट कीपर के पास जाने देता है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो बस हमें इसी स्ट्रेटेजी के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स को फाड़ के रख देना है। मैं आपको बता रहा हूं हमारा टारगेटेड स्कोर क्या है, 14 से 15 मार्क्स। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात है ना, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो भाई मेजर पॉइंट बता रहा हूं। पहले, सबसे पहले भैया तुक्का ना लगाएं। भाई तुक्का ना लगाएं, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यार भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं प्यारे साथी, भाई तुक्का ना लगाएं। आप आजकल देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट में क्या हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन ने कितनी हालत खराब कर रखी है यार, नॉर्मलाइजेशन ने कितनी हालत खराब कर रखी है। भाई तुक्का ना लगाएं, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नंबर की, है ना, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज होता है ना, वो आपके नॉर्मलाइजेशन को इफेक्ट करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज अच्छा है, आपने चलो मान के चलो 15 में से 13 क्वेश्चन किए हैं आपने और 13 के 13 सही हैं, तो आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी, जो आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी, बहुत अच्छा फायदा दिलाएगी। लेकिन मान के चलो आपने 13 नहीं पूरे 15 किए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन करेक्ट हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन करेक्ट हैं और आपके 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, आपने तुक्का लगाया था। तो भाई साहब आप देख रहे हैं कि एक्यूरेसी परसेंट कितने परसेंट पे पहुंची। भाई एक्यूरेसी परसेंट का नॉर्मलाइजेशन में बहुत गंदा असर होने वाला है। ठीक है ना, आप एसएससी सीजीएल 2024 के मेरे भाई बहुत बेचारे अनलकी बच्चों को देख रहे होंगे, जिनका रॉ स्कोर से वो सेलेक्ट हो रहे थे, लेकिन जब उनका फाइनल आंसर की आया तो वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। और जो बच्चे पहले रॉ स्कोर में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे वो बेचारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है ना, तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी पता है ना, ये बहुत इफेक्ट करता है यार, बहुत। तो क्या गलतियां ना करें, उसका सबसे पहला पॉइंट, आप तुक्का ना लगाएं मेरे भाई। आपको जितना आ रहा है ना उतना करें। हो सकता है कि आप कम क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है आप कम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे अगर सही हैं तो एक्यूरेसी परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन में आपको आगे पहुंचा देगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, तुक्का ना लगाएं। आप कोशिश करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हम इतनी बेहतरीन क्लासेस आपको देंगे, हम इतनी बढ़िया से बढ़िया क्लासेस आपको देंगे कि भाई अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो कम से कम आप 13-14 तक तो पहुंचे, और वो भी सही सही, गलत ना करें। तो आप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद आपके जो मार्क्स आएंगे वो 14+ ही आएंगे, और 14+ और 15 हम टारगेट करके चल रहे हैं, है ना। हम 14 और 15 टारगेट करके चल रहे हैं प्यारे साथी। आ गया कि नहीं समझ में? तो इस तरीके से हमें इसमें काम करना है।
है, ठीक है। तो पहली गलती तुक्का ना लगाएं, ठीक है। दूसरी गलती और क्या ना करें, दूसरा पॉइंट में लिख देता हूं, ऐसा ना करें कि आपके क्वेश्चंस छूट जाएं, ऐसा ना करें कि आप लास्ट तक पहुंचे ही नहीं, ऐसा ना करें कि 15 क्वेश्चन देख ही ना पाओ, 15 क्वेश्चन देख ही ना पाओ भाई साहब, ये मत कर दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप पहले 10 क्वेश्चन में उलझ के रह गए, लेकिन बाद के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको केवल पढ़ना था और आंसर करना था। देखो ये सारे क्वेश्चन भी एक एक नंबर के हैं, ये सारे क्वेश्चन भी एक एक नंबर के हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो यार वो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे रहा है, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। आपको 15 के 15 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने हैं, क्योंकि कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए जिसका आंसर आपको आता था, बहुत अच्छे से आता था, मजे के साथ आप उसका आंसर कर सकते थे, लेकिन वो आपसे छूट गया। जब आंसर की आएगी ना, बहुत दुख होगा भाई, बहुत दुख होगा कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं देख पाया, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं, क्या गलती नहीं करनी है, ऐसा ना करें कि 15 क्वेश्चन देख ही ना पाओ, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरीके का करके चलना है कि मैं 15 क्वेश्चन तक पहुंच पाऊं, और जो भी बीच में कोई भी हर्डल आता है तो उलझना नहीं है, उसी क्वेश्चन में नहीं लगे रहना है। क्या करना है, तुरंत जंप करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि आप लास्ट तक पहुंच जाएं, ठीक है भाई। यहां से चलिए, एक गलती ये हो गई कि ये नहीं करनी है आपको। चलिए एक और बताता हूं, टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, एग्जाम में बैठ करके टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करने का मतलब क्या है भाई साहब, अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको विद इन 5 सेकंड में टैकल नहीं कर रहा है दिमाग में, 5 सेकंड के अंदर अगर वो टैकल नहीं कर रहा है कि इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करूं और कैसे करना है, और मेरे लिए ये न्यू है, तुरंत जंप कर दीजिए उसे, तुरंत उसे जंप कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा आया कि आप 5 सेकंड में यह पता नहीं कर पाए कि यह कहां से शुरू करना है और कैसे होना है, तो आप उसको जंप कर दीजिए। और जब आपके पास लास्ट में अगर एग्जाम में टाइम सेव होता है और टाइम बचता है, तो जो आपने क्वेश्चंस जंप किए थे उनको आ जाइए और उनको देख लीजिए। इतना तो हम आपको पढ़ाएंगे ही यार कि इतना आप थोड़ा टाइम देके क्वेश्चन ना कर पाओ, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उसमें 5 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में यह नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और कहां से शुरू करना है और इस सवाल को करने का तरीका क्या है, 6वां सेकंड लगाना नहीं है उसमें, उसमें 6वां सेकंड लगाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये रहा, तो 6वां सेकंड ना लगाते हुए जंप करके आप जो है अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, 15 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उस जंप किए हुए क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलिए एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, और गलती क्या नहीं करनी है, ठीक है, और गलती क्या नहीं करनी है। देखिए जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे लास्ट मोमेंट पे, यानी एग्जाम से 1 महीने पहले, ठीक है, तो एक गलती स्टूडेंट करता है, उसकी एनालिसिस ना करना, उसकी एनालिसिस ना करना, ठीक है, उसकी एनालिसिस ना करना। एनालिसिस इस बात का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई भी 15 क्वेश्चन मैथ्स का सेक्शन लगाया, कोई भी 15 क्वेश्चन मैथ का सेक्शन लगाया, और उसमें से आपके जो है 10 क्वेश्चन आपको आए हैं, 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। आपने उस प्रैक्टिस सेट को करके छोड़ दिया, आपने मार्क्स गिन लिए कितने आ रहे हैं, और उस सेट को उसके बाद कभी नहीं देखा फिर जिंदगी में पीछे मुड़ के, है ना। अरे भाई वो प्रैक्टिस सेट है, कोई आपका दिल तोड़ के लड़की नहीं है कि जिंदगी में फिर मुड़ के देखना ही नहीं है, कोई लड़की आपका दिल तोड़ के नहीं जा रही है कि उसको मुड़ के नहीं देखना है। भाई ये प्रैक्टिस सेट है, आपकी जिंदगी बना रहा है ये, इसको मुड़ के देखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, है ना, ऐसा नहीं करना है, आपकी मजबूरी है, 100 बार देखना पड़ेगा मुड़ के। तो अब आप एक चीज ये सोचिए मेरे प्यारे भाई, कि जो क्वेश्चन आपने 10 किए हैं ये तो आपको आते थे ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए,
ये तो आपको आते थे, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन छूट गए हैं ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं भाई। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद इन 5 क्वेश्चन की एनालिसिस जरूरी है कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आए, और अगर नहीं आए हैं तो आज मैं बैठ करके देखूं कि ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं, ये क्वेश्चन होंगे कैसे, इनकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मान के चलो आपने एक महीने में 30 प्रैक्टिस सेट लगाए, आपने 30 प्रैक्टिस सेट लगाए, और हर एक प्रैक्टिस सेट में 9 क्वेश्चन ना होने का जो एवरेज है वो 5 निकल के आया। तो जब आप उन 5 क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे ना, तो 150 नए कॉन्सेप्ट रिवीज कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, 150 नए क्वेश्चन का रिवीजन कर लोगे। इस कैलकुलेशन पे काम करिए। जब आपका एग्जाम का एक महीना रह जाएगा तो उस समय पे 150 नई चीजों का रिवीजन होगा। इससे आपका, अगर आप छोड़ते जाएंगे तो 150 कंसेप्ट आपके मिस हो जाएंगे, और उनमें से अगर 5 भी एग्जाम में आ गए तो वो आपको मेरिट में बहुत पीछे कर देंगे मेरे प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए कि इस तरीके की चीजों पे हम काम करने वाले हैं। जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी ना, उसके बाद आपको भाई साहब फिर सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई जो एग्जाम में मैथ्स को कवर करने के लिए बहुत जरूरी है। हमें अटेम्प्ट कितना करना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं, टारगेटेड स्कोर हमारा 14 से 15 रहना चाहिए, और एग्जाम से एक महीने पहले किस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना है, और फिर मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है प्यारे साथी, ठीक है कि नहीं। तो इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हमारी क्लासेस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरू होने से पहले मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं, सारी वीडियोस बना करके, जिनकी जरूरत बच्चे को आगे पढ़ाई करने में पड़ने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे जरूरतमंद बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचे, और किस तरीके की अप्रोचेस हमें रखनी है, किस तरीके की अप्रोचेस हमें छोड़नी है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, और कौन सी स्ट्रेटजी से हमें मैथ्स में बेस्ट स्कोर मिलने वाला है। इन सारी चीजों को एक बार देखिए, सबके साथ शेयर करिए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है भाई, बाय बाय, जय हिंद।